हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक और वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको इसके प्रीवियस टॉपिक समझाए हैं। वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर और अब हम देख रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है हम टॉपिक देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। और फ्रीजिंग पॉइंट जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप इसमें ये देख पाओगे कि हम इसमें डिप्रेशन कैसे देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि डिप्रेशन डिप्रेशन इट मीन्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का जब मैं फ्रीजिंग पॉइंट देखती हूँ तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे माइंड में आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड जो है, जब लिक्विड क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड बिगिंस बिगिंस टू फ्रीज। वो लिक्विड क्या होगा, फ्रीज होना स्टार्ट होगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं, और सॉलिडिफाई, या तो वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा या तो फिर वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा। ये इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। एक और ये भी कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर एट विच लिक्विड बिगिंस टू मेल्ट, जो सॉरी सॉलिड जो होता है, सॉलिड बिगिंस टू मेल्ट। ठीक है, ये सॉलिड भी मेल्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस एज अ वाटर एज अ आइस भी प्रेजेंट रहता है और एज अ लिक्विड भी प्रेजेंट रहता है। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम ये कहते हैं कि एट दिस टेम्परेचर हम देख सकते हैं कि सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट अकर होती है। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स अकर, सॉलिड्स एंड दोनों जो सब्सटेंस की दोनों स्टेट जो रहती है वो अकर होती है, या फिर हम कहेंगे कि ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है ना। बोथ द स्टेट्स को एग्जिस्ट, राइट। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आते हैं मेरे माइंड में जब भी मैं डिप्रेशन पॉइंट की बात करती हूँ। ठीक, अब क्या होता है, अभी हम एक ये है ना डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखो ये इस तरीके से ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में हमने क्या किया, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वेपर प्रेशर लिया इस साइड में, और यहाँ पर जो लिया है वो लिया मैंने टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर हुआ। अब हमें क्या पता है, अगर हमारे पास में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, कोई एक सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है सॉल्वेंट, सिंपल सॉल्वेंट लिक्विड है। अब यहाँ से इस पॉइंट से हो सकता है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, सॉलिड में। ये क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट है, और ये क्या है, इसकी लिक्विड स्टेट है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो टेम्परेचर है जहाँ से लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ सॉलिड में, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देती हूँ ताकि हमें अच्छे समझ में आए। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, इस टेम्परेचर को, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इसलिए मैं इसको कहूँगी T0F, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सोल्यूशन लिया। क्या किया हमने, सोल्यूशन लिया। अब सोल्यूशन जब हमने लिया तब हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर जब सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन में भी लिक्विड, जो सॉल्यूशन लिक्विड वो यहाँ जाने के बाद में इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, फ्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो हमने इसको कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या था, ये इसका लिक्विड स्टेट था। ठीक, ये हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली देखकर। ठीक, तो अब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उसे कहा जाता है डेल्टा टी एफ। क्या कहते हैं हम इसको, डेल्टा टी एफ कहते हैं। और ये है क्या इस तरफ, ये हमने टेम्परेचर दिखाया। तो हम ये कहेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हम शो कर सकते हैं बाय डेल्टा टी एफ। और थ्रू ग्राफ हमें ये पता चलता है कि टी नॉट एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी और टी एफ की वैल्यू कम होगी। इसीलिए मैं इस फॉर्मूला में लिखूंगी टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर।
ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो इसके पहले जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा हुआ है, उसी के साथ में उस वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ये जो होता है ये इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं मोलालिटी के साथ। अब वो पूरा डेरिवेशन फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम ये कहेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे और उस कांस्टेंट को कहा जाता है, उस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, देखो उस कांस्टेंट को कहा जाता है, यहाँ पर हम लिखेंगे ये KF क्या है, KF को हम कहते हैं मोलाल क्रायो। वहाँ पर हमने कुछ और वर्ड यूज़ किया था, अगर आप सबको याद है तो हमने एलिवेशन में कुछ और वर्ड भी यूज़ किया था, और इसको हम कहते हैं मोलाल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्रायोस्कोपी। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपी। क्यों, क्योंकि उसके हम ये कांस्टेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो है सिंपली हम क्या कहेंगे, किसे हम मोलाल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे जब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 मोलाल सॉल्यूशन के जो वैल्यू रहेगी उसी को हम कहेंगे। अब देखो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट बहुत नेसेसरी है, हमें यूनिट तो पता ही होना चाहिए कि मोलाल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। यूनिट जो होगा वो होगा केल्विन kg पर मोल। केल्विन kg पर मोल, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम कहेंगे केल्विन kg एंड मोल इनवर्स। क्या कहेंगे हम, मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मोलाल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसमें तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम कोई इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा से ही गिर जाता है। और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जिसके लिए 1 मार्क का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, चलो देखते हैं हम। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, अब जैसे कि बेटा हमें पता है कि जैसे कि हम कोल्ड एरियाज में जब जाते हैं, कोल्ड रीजन में जाते हैं और हमारे कार के रेडिएटर में वाटर होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कार का रेडिएटर जो है वो फ्रीज हो सकता है, बर्फ जम सकती है पानी की, और जैसे ही बर्फ जमेगी तो वो रेडिएटर फटने की, बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसीलिए हम कहेंगे कि इन कोल्ड रीजन्स, वो कोल्ड रीजन्स में क्या करते हैं, कोल्ड रीजन्स में हम देखते हैं कि कार रेडिएटर्स जो है, कार रेडिएटर्स में, इन कोल्ड रीजन कार रेडिएटर्स आर फिल्ड विथ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। वो कार रेडिएटर किससे फिल्ड रहती है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन से फिल्ड रहती है। ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन से फिल्ड रहती है। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस हुए, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस मतलब होता है, यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, और वो है इक्वल अमाउंट ऑफ किसका इक्वल अमाउंट होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल, इक्वल अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, CH2OH, हम इस तरीके से इसका याद रखते हैं, प्लस वाटर, और इन दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन में हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाते हैं। और इस एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की टेंडेंसी जो रहती है, वो टेंडेंसी ये रहती है कि ये, इसको जनरली क्या नाम यूज़ करते हैं हम, एज अ कूलेंट कहते हैं। और ये कितना टेम्परेचर गिरा सकता है, -30 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर को उसमें से गिरा सकता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। राइट, तो हमने यही देखा कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, जैसे वाटर सिंपल था, इम्प्यूरिटीज मतलब हम क्या, हमने कुछ और ऐड कर दिया उसमें, इथिलीन ग्लाइकॉल। सो प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑलवेज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, अगर फ्रीजिंग पॉइंट को वो हमेशा लो कर देते हैं। अब देखो एक और हम कह सकते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन जो है वो यूज़ होता है जनरली लेबोरेटरी में। हम क्या करते हैं, एक और सॉल्यूशन होता है जिसे कहा जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं हम उसको, फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। अब फ्रीजिंग मिक्सचर में हम क्या लेते हैं, हम फ्रीजिंग मिक्सचर में लेते हैं आइस प्लस सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl, आइस प्लस NaCl। अब आइस प्लस NaCl का हम जनरली लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन पढ़े तब हमें ये दोनों पॉइंट याद रखना है और इसको अच्छे से समझना भी है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अभी यहाँ पर देखेंगे
देखो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलार मास, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलार मास, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलार मास। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे डेल्टा टी एफ है इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, के एफ इंटू स्मॉल एम मोलालिटी होती है, और मोलालिटी मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट, मतलब W अपॉन एम बी अपॉन मास ऑफ ए सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। चलो अब इसको और फिर फर्दर इसको फॉर्मूला की तरह करते ताकि हमें न्यूमेरिकल में इजी हो जाए। तो हमने लिखा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को ही हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डब्ल्यू मास ऑफ, हम यहाँ पर इसको कहेंगे एम ए, हम क्या मास ऑफ सॉल्वेंट को कहेंगे एम ए। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर एम ए हुआ ये, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा एम ए, और यहाँ पर केजी भी होना चाहिए, और हमारे पास ग्राम में दिया रहता है, तो हम तब क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 1000। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, ये तो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ, हमने क्या मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब हम क्या लेंगे, यहाँ डब्ल्यू ए नहीं लेंगे, यहाँ पर हम एम ए नहीं लेंगे, हम यहाँ डब्ल्यू ए लेंगे, और ये भी यहाँ पर भी क्योंकि ये तो मोलार मास हो जाएगा, तो ये हम लेंगे यहाँ पर डब्ल्यू ए। ठीक है, सो चलो इसको ये करते हैं, और देखो डब्ल्यू एफ के एफ इंटू डब्ल्यू बी, के एफ इंटू यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ पर होगा इंटू डब्ल्यू ए, और ये आ जाएगा 1000, और यही हमारा फॉर्मूला होगा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जब भी हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। अब न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करना है हमें। देखो न्यूमेरिकल मैं पहले ले लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल ऐड ऑन कर लेते हैं। इसमें हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल जो है, ये जो न्यूमेरिकल है ये हमने लिया है हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, और साथ में ये जो है इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हमने ये न्यूमेरिकल ले लिया है। यहाँ पर देखो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया है CBSE 2010 में। ओके, सो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है पहले अभी हम समझ लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो अब गिवन क्वांटिटीज़ तो मैंने आपको बताया ही कि कैसे गिवन क्वांटिटीज़ हम लिखते हैं। सो डब्ल्यू टी एफ इज इक्वल टू हम कहेंगे डब्ल्यू बी इंटू के एफ, और हमेशा याद रखो अगर ये ग्राम में दिया हो तो ही यहाँ पर क्या करना, 1000 लेना, अदरवाइज हम कह सकते हैं के एफ जो है के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, अगर ये के जी में दिया है तो। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो इथिलीन ग्लाइकॉल इज अ कॉमन ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमसे पूछा गया है, कंटेनिंग 12.4 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एंड के एफ जो है हमें 1.6 केल्विन केजी पर मोल जो दिया गया है। अब देखो डब्ल्यू बी इंटू क्या हो गया ये के एफ, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक, तो डेल्टा टी एफ कितना हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डब्ल्यू बी क्या हुआ, देखो डब्ल्यू बी हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है 12.4 इंटू के एफ कितना दिया है 1.86 इंटू ये कितना हो गया है 1000 हो गया है ये, अपॉन एम बी कितना है, मोलार मास कितना दिया गया है 62 इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू ए जो दिया है वो दिया है 100। ठीक है, जब आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तब हमारे पास पे आता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 3.72 केल्विन आंसर आता है इसका। ठीक है, अब हमसे डेल्टा टी एफ निकला, मतलब हमने सिर्फ डिप्रेशन इन उतना कितना चेंज आ रहा है, कितना डिप्रेस्ड हुआ है, कितना कम हुआ है वो निकाला। बट क्वेश्चन में जो है हमसे पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, इसके पहले हमने एक ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसी के बेसिस पे हम लिखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या क्या होता है, ये
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन, तो हम ऐसा लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट 273 केल्विन माइनस 3.72 केल्विन, इतना कम हो गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और फाइनली हमारे पास में आंसर जो है वो ये निकला है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एंड स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि अगर ये एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो इस तरीके से, तो मार्क्स देखो आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आया है तो आपको सबसे पहला मार्क जो है आधा यहाँ पर और आधा यहाँ पर, एक्चुअली इन दोनों को मिलाकर 1 मार्क मिलता है यहाँ पर हमें। और उसके बाद में ये कैलकुलेट करने के लिए 1 मार्क विथ प्रॉपर यूनिट, इसको आधा नंबर मिलता है और इसको भी आधा नंबर मिलता है। इस तरीके से हमारे 3 मार्क जो है वो बन जाते हैं। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन हमें सॉल्व करना है और इसी बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।